तो आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज देखना अहम होगा कि कौन कौन इस रेस में शामिल होता है। तो लंबी उथल पुथल के बाद अब तक दो नाम इस रेस में पुख्ता तौर पर सामने आए हैं। एक शशि थरूर और दूसरा दिग्विजय सिंह का नाम है। आज ये दोनों नेता नामांकन भरेंगे और इसके अलावा लगातार कुछ और नाम भी सामने आते रहे हैं, पर अब तक कुछ भी इनको लेकर साफ नहीं है। तो आज देखना होगा कि कौन कौन यहां पर नामांकन जो है भरता है अध्यक्ष पद के इस चुनाव के लिए। इससे पहले आपको बताएं, कल दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के घर पर इसको लेकर बड़ी गहमागहमी रही। दिन भर मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत का पत्ता साफ हो गया और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी इस रेस में शामिल हो सकता है। आज वो भी पर्चा भर सकते हैं। जब मुझसे पूछा गया श्रीनिवास जैन साहब ने कि आप अशोक गहलोत को पसंद करते हैं या शशि थरूर को पसंद करते हैं, अब ये बात ऐसा कि दोनों हमारे मित्र हैं, मैं किसके पक्ष में बोलता। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे निकलना कैसा चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मैं क्या बुरा हूँ। तो आप तो बहुत अच्छे निकले, आज आप फॉर्म भी ले आए। जी, अब जब मैदान साफ है तो उसमें मैंने कहा मैं भी उसमें अपना पक्ष रखता हूँ। आपको क्या लगता है आपको अपना नाम इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत का मामला जो है वो गड़बड़ हो गया राजस्थान की वजह से? आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कहीं उसकी वो बात नहीं है। अब नहीं, पहले तभी आपने मजाक की बात की और अब आप सीरियस हो गए। ये बात ये है, जब मैंने देखा कि इसमें हो सकता है कि अशोक गहलोत चुनाव न लड़े, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपना दावा पेश कर दूं। तो यहां पर देखिए, दिग्विजय सिंह जो है अपना दावा यहां पर पेश कर चुके हैं, आज नामांकन भर देंगे। लेकिन इससे पहले राजस्थान की सियासत में भी इसको लेकर काफी जो है वो भूचाल रहा। राजस्थान कांग्रेस का संकट हर रोज अब नया मोड़ ले रहा है। राजस्थान में कांग्रेस में चल रहे संकट के बीच कल सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि राजस्थान घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने अपनी भावनाओं को सामने रखा है, 2023 के चुनाव में मिलकर काम करेंगे। इससे पहले अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद जो कुछ जयपुर में हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा हैं, ये कहा, और उन्होंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने बाहर आकर कही। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? सचिन बाकी सवालों के जवाब न देते हुए कह रहे हैं कि फोकस राजस्थान ही रहेगा। सोनिया गांधी से उनकी लंबे समय के बाद से खुशी यहाँ पे देखी जा रही है। एक तरफ यहाँ पे ये ध्यान रखियो। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है, दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया।
पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने जब मना किया कि वो यहाँ पर अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये सवाल ज्यादा बड़ा हो गया कि राजस्थान में अब क्या होगा, वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर अब क्या फैसला लिया जाएगा। वहीं इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के सीएम पर फैसला करेंगे। Is the Congress, is Rahul Gandhi endorsing Mr. Digvijay Singh? Sonia Gandhi is supporting any candidate, president. No, that we already told. Congress president is going to be a neutral in this election. Yeah. You just wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. Mr. Wait Ashok for- Gehlot said that he is taking moral responsibility, he is not contesting. Yeah. Is there a possibility now Mr. Ashok Gehlot continuing as Chief Minister of the state, or because he is left it to Congress President? That decision Congress president will take within 1 or 2 days. So there is a possibility There of is a him resigning possibility, before sir. that. No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress president within 1 or 2 days. That's all. Okay. उधर गुरुवार के दिन कांग्रेस के लिए एक्शन भरा दिन रहा। गुरुवार के पूरे घटनाक्रम की जानकारी विस्तार से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह दे रहे हैं। सोनिया गांधी के निवास से सचिन पायलट जब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद निकले तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने मीडिया कर्मी से बात किया। उन्होंने ज़्यादा पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन साफ तौर पे ये कहा कि राजस्थान में जो एक सिलसिला चलता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इस बार इस सिलसिले को तोड़ना है और कांग्रेस को जिता कर लेकर आना है और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये ऐसी बात है सचिन पायलट जो कि लंबे समय से बोलते रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि जो कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में जो खटपट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद जो कि राजस्थान में हुआ, सीएलपी बैठक नहीं हुई और उसके बाद पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं यहाँ आकर उन्होंने मुलाकात की। बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि वो उन्होंने माफ़ी मांगी है सोनिया गांधी से, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर सीएलपी के वो लीडर हैं और फिर भी वो बैठक में एक प्रस्ताव नहीं पारित करा सके जिसमें सोनिया गांधी को अधिकृत किया जा सके अगले मुख्यमंत्री के चयन का। तो ये सारा घटनाक्रम जो है वो दिन भर हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो स्टेटमेंट है वो केसी वेणुगोपाल की तरफ से आ गया, वो भी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया गांधी अगले 1-2 दिनों में करेंगी। और उसके बाद सचिन पायलट की मुलाकात हुई है। तो अगर डॉट्स को जोड़ें तो अभी बेशक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि राजस्थान में एक बदलाव की बात है और इसी वजह से ये मामला बार बार तूल पकड़ता है। इस बार इसलिए पकड़ा क्योंकि अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार की दौड़ में सामने आया था। हालांकि उन्होंने आज साफ तौर पे कह दिया कि उन्होंने सोनिया गांधी को इस बात के लिए मना कर दिया है, वो अध्यक्ष पद के लिए नहीं खड़े होंगे। लेकिन 30 सितंबर जो है वो आखिरी दिन है नामांकन का, अंतिम नाम अभी आना बाकी है। अशोक गहलोत ने अपने आप को रूल आउट तो कर लिया है अध्यक्ष पद की दौड़ से, लेकिन क्या मुकुल वासनिक होंगे या दिग्विजय सिंह जिन्होंने नामांकन पत्र लिया है वो सुबह नामांकन पत्र भरेंगे भी, लेकिन उस बात को लेकर उन्होंने साफ नहीं किया कि क्या वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे। उन्होंने कहा 4 तारीख तक इंतजार कीजिए, जो कि आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने का। तो इन दोनों घटनाक्रमों के बीच राजस्थान के लिए संदेश यही है कि अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है। देखना है कि एक बार 30 तारीख का मामला निकल जाता है, नॉमिनेशंस हो जाते हैं, तो उसके बाद राजस्थान की तरफ क्या फोकस घूमता है और क्या कुछ फैसला लिया जाता है, अगर केसी वेणुगोपाल के बयान के मद्देनजर देखें तो। हाल ही में पटना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर छात्राओं के सवाल का अजीबोगरीब जवाब देती हुई नजर आई। अब इस मामले में महिला अधिकारी ने खेद व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और जिन छात्राओं ने महिला अधिकारी से सवाल किए उन छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। बिहार में महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर भ्रामरा ने अपने विवादास्पद बयान पर खेद प्रकट किया है और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन मंगलवार को उस कार्यक्रम में मौजूद कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं। क्या हुआ था? उस दिन हुआ ये था कि सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार का नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन प्लान इंडिया करके एक लड़की जिनका नाम प्रिया है, उन्होंने
बोला कि हमारे स्कूल में जैसे कि शौचालय जो है उसका एक ही शौचालय है और एक शौचालय इस्तेमाल करने में बहुत तकलीफ़ें होती है। शौचालय का गेट भी टूटा हुआ है और लड़के अचानक से आ जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो IAS ऑफिसर थी हरनौत कौर जी, उन्होंने बहुत वाहियात तरीके से रिप्लाई उनको दिया कि आपके घर में क्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग शौचालय होता है। लेकिन उन्होंने खेद प्रकट किया है। उन्होंने खेद प्रकट किया, वो तो वही है ना कि अगर आप बोल रहे हो तो हम माफ़ी मांग लिए, बात ख़त्म। माफ़ी मांगने से जो लड़कियों की डिग्निटी जो हर्ट हुई है वो तो वापस नहीं आएगी ना। छात्र सवाल कर रहे थे कि हम लोग का सैनिटरी पैड मिलना चाहिए स्कूल में, क्योंकि अगर वैसा स्थिति होता है तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है, क्योंकि उतना हम लोग के लिए अवेलेबल सुविधा नहीं होता है स्कूल में। तो मैडम ने सीधे से यही जवाब दिया कि आप खुद से प्रयास करिए, अपने पापा से बोलिए, पापा खरीद वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं, क्योंकि हम लोग नीचे थे तो बोलने का मौका नहीं दिया गया। मतलब जब ऐसा उनकी बोली जब छात्रों के लिए सुन रहे थे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि वहाँ पे जाके स्टेज पे जाके उनको बोले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई होगी, महिला IAS अधिकारी ने खेद प्रकट किया। आप लोग को लगता है काफ़ी है? पहले तो बोल के मतलब अब जिस तरह से बोला जाएगा फिर दोबारा बोलेगा सब माफ़ी मांग रहे। जहाँ तक बोल रही थी तो जीन्स भी कुछ दिन के बाद मांगेगी, तो जीन्स क्यों मांगेंगे? क्योंकि उसका इच्छा रहेगा तो खुद खरीद सकती है जीन्स। बाकी सैनिटरी पैड वो घर स्कूल में हो जाएगी तो सैनिटरी पैड स्कूल घर से लाने जाएगी नहीं ना। किसी का वो भी सोचिए तो मतलब उपलब्ध रहता था, सब लड़की के लिए सुविधा था। हमको भी यही लगता है जैसे कि स्कूल का बाथरूम वगैरह टूटा हुआ रहता है। हम लोग के गांव में तो हाई स्कूल में बाथरूम भी शौचालय नहीं है, तो हम लोग बाउंड्री के पीछे जाते हैं वॉशरूम करने। तो ये सब में दिक्कत होता है कि मतलब डायरेक्ट लड़का आ जाता है, या तो फिर सैनिटरी पैड अगर घर से हम लोग ले जाते हैं बाय द वे तो यूज़ कहाँ करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। पहले हम लोग को तो दुख पहुंचा दिए, लेडीज़ होकर एक लेडीज़ का दर्द नहीं समझ सकती हैं, तो वो क्या समझ सकते हैं? आप लोग तो जेंट्स है तो जेंट्स तो नहीं समझ सकते, वो लेडीज़ होकर भी हम लोग की बात को गौर नहीं किए। तो ये वो लोग हैं जो उस समय उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका कहना है कि खेद प्रकट करना जो है इस मामले का समाधान नहीं है, और उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात को लेकर है कि एक महिला IAS अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने लड़कियों के साथ इस लहजे में और इस तरीके की बात की है, जिससे उनको काफ़ी चोट पहुंचा है, काफ़ी दुख पहुंचा है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमको सुबह ही यहाँ कार्यक्रम के पहले पता चला कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहाँ उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा, और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए एक एक चीज को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। तो मुख्यमंत्री यहां पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं महिला IAS अधिकारी ने अपने दिए बयान पर खेद व्यक्त करते हुए क्या कहा है आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे कुछ शब्दों को आपत्तिजनक माना गया, कई समाचारों में मेरा बयान प्रकाशित किया गया। मेरा उद्देश्य निर्भरता की बेड़ी को तोड़ना था। मेरा उद्देश्य था छात्राओं को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर छात्राओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करती हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं। गर्भपात को लेकर आए एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नए अधिकार दे दिए हैं। साथ ही कहा कि गर्भपात के लिए पति द्वारा जबरन यौन संबंधों से गर्भवती हुई महिला भी रेप पीड़ित की श्रेणी में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एक और बड़ा अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुरक्षित गर्भपात का अधिकार सभी महिलाओं को है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। अविवाहित या लिव इन रिलेशनशिप वाली महिलाओं को गर्भपात से इंकार करना असंवैधानिक है। यह ऐसी महिलाओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सभी महिलाओं को शारीरिक स्वायत्तता और कानूनी संरक्षण जरूरी है। ऐतिहासिक फैसला कहेंगे इसको कि आज से
अविवाहित महिलाओं को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। 24 वीक्स तक वो अपना गर्भपात करा सकती है अनचाहा। यानी विवाहित ना हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, माइनर हो, कोई भी करा। माइनर के लिए नहीं, माइनर के लिए बस गार्डियन की कंसेंट चाहिए होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून के तहत मैरिटल रेप की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। अदालत ने 75 पेज के फैसले में कहा है कि पति द्वारा जबरन यौन संबंधों से गर्भवती महिला भी रेप पीड़िता की श्रेणी में होगी। ऐसे गर्भ को रखना है या नहीं, ये पत्नी का एकाधिकार है। मैरिटल रेप साबित करने के लिए किसी आपराधिक कार्रवाई की जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा है कि सिर्फ अजनबी ही यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ये समझ खेदजनक है। एक औरत को उसको अपने बदन के ऊपर पूरी हक मिला है। और मैरिटल रेप को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफाइन किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उस औरत को उसके पति ने जबरदस्ती करके ये किया है, उसका हक बनता है कि वो उसके बच्चे के साथ क्या कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। एक जान को लेके आना और ये दुनिया में परवरिश करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। अगर वो जबरदस्ती का वो रिजल्ट है, नतीजा है बच्चा, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो बच्चा को दुनिया में न लाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये था कि गर्भपात कानून के भीतर 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने के लिए सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही शामिल क्यों किया जाए। अब अदालत ने सीधे सीधे इस अधिकार को हर महिला तक पहुंचा दिया है। अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा के बिना यौन संबंध बनाए तो क्या इसे अपराध के दायरे में लाया जाए? यानी मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच बहस कर रही है, तो वहीं अब इस फैसले ने मैरिटल रेप की नींव तैयार कर दी है, जिस पर दूसरी बेंच को इमारत खड़ी करनी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के साथ हाथापाई हुई है। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर हर्ष कुमार के साथ छात्रों ने यहां पर धक्का मुक्की की है। दरअसल यहां पर छात्र जो हैं फीस में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मामले को लेकर हल निकालने के लिए यहां पर ये बैठक होनी थी, जिसमें कुछ छात्रों के शामिल न किए जाने को लेकर गहमा-गहमी हुई, नाराजगी बढ़ी और फिर ये मामला जो है इस तरह से कुछ देखने को वहां पर मिला है। पुलिस ने चीफ प्रॉक्टर को छात्रों के बीच से निकाला और जिला प्रशासन ने छात्रों और विश्वविद्यालय में यहां पर यह समझौता कराया था। छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच आमने सामने यहां पर बात होनी थी और हंगामे के बाद नॉर्थ हॉल में आयोजित बैठक जो थी उसको स्थगित किया गया और बैठक में कुछ छात्रों को शामिल नहीं किए जाने पर यहां पर हंगामा हुआ। फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में जामिया नगर के होली फैमिली अस्पताल में कल रात करीब 9 बजे सरेआम फायरिंग की गई और पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में एक छात्र घायल हो गया है, जिसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये छात्र अपने घायल साथी को देखने के लिए होली क्रॉस अस्पताल पहुंचा था, जहां दूसरे गुट के छात्रों ने उस पर हमला किया और इससे पहले जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसमें घायल छात्र होली क्रॉस अस्पताल पहुंचा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। स्कूल में बच्ची को बंद करने के मामले में बीएसए बीके शर्मा ने स्कूल के सारे स्टाफ को सस्पेंड किया है। बुलंदशहर का ये मामला था जो सामने आया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रधान अध्यापक, 4 सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र और चपरासी सहित 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और यूपी के बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी। क्लासरूम में एक बच्ची को जो है छोड़ दिया गया था और छुट्टी के बाद शिक्षक क्लासरूम का ताला लगाकर अपने घर चले गए थे। बच्ची के क्लासरूम में कैद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और शिक्षा विभाग में इसको लेकर हड़कंप भी मचा। उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि घंटों कैद रहने के बाद पुलिस ने क्लासरूम की चाबी मंगवाकर बच्ची को यहां से मुक्त कराया था। अभिभावकों ने स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग की थी और गुलावटी ब्लॉक के संविलियन सेगड़ा पीर स्कूल का यह मामला है। एक कंपोजिट स्कूल है सेंगड़ा पीर, वहाँ 2nd क्लास के बच्चे को स्टाफ कमरे में बंद करके छुट्टी बाद चला गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसमें हम बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं पूरे विद्यालय के स्टाफ को ही सस्पेंड करने जा रहा हूँ।
तो कौन कौन है सर स्टाफ में? स्टाफ में हेडमास्टर रेशमपाल हैं, 2 शिक्षिकाएं हैं, 2 शिक्षक भी हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं और 1 4th क्लास कर्मचारी है। उधर आम आदमी पार्टी और उसके विधायक के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है, लेकिन इससे भी बड़ी राहत उनके लिए वो है जो कोर्ट ने जमानत देते वक्त अपने लिखित आदेश में कही है। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। अमानतुल्लाह खान को अदालत ने जमानत देकर आम आदमी पार्टी के लिए लगातार चला आ रहा नकारात्मक खबरों का सिलसिला तोड़ा। अमानतुल्लाह खान को जमानत देने के दौरान कोर्ट ने जो कहा उसे केवल विधायक ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी अपने लिए बहुत बड़ी राहत मान रही है। कोर्ट ने कहा, एंटी करप्शन ब्रांच ने अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते 32 लोगों को ठेके पर नौकरी दी। इनमें 5 लोग उनके रिश्तेदार थे, जबकि बाकी सब उनके विधानसभा क्षेत्र ओखला के लोग थे। अदालत ने कहा, ऐसे कोई सबूत जांच एजेंसी पेश नहीं कर पाई जिससे गड़बड़ी या धांधली साबित हो। एसीबी का आरोप था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति सस्ते में किराए पर दी गई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा, पहले से ज्यादा किराया लिया गया। पहली नजर में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ नहीं दिखता। देखिए, सच्चाई की जीत हुई और पार्टी मेरी पूरे साथ खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, लोग दुआएं कर रहे थे और सब जानते हैं, क्योंकि मेरा नेचर भी सब जानते हैं, जिनके बीच में मैं काम करता हूं वो सब जानते हैं कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। और वो सामने आई चीज़ें और जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे तो ये कहीं साबित नहीं कर पाए और वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाए, इसलिए मैं आज बाहर। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन बीते 4 महीने से जेल में हैं। मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही है। ऐसे में अमानतुल्लाह खान पर कोर्ट का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत की खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2 अगस्त को एसीबी से स्पष्टीकरण मांगा था कि वो बताए कि आखिर अलग अलग मामलों में जांच में देरी क्यों हो रही है। एक तरह से उपराज्यपाल ने एसीबी को फटकार लगाई थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में एसीबी कार्रवाई करते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तो क्या ये उसी का नतीजा है कि एसीबी ने जल्दबाजी या दबाव में आकर अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी तो कर ली, लेकिन कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई और अमानत जमानत पर बाहर आ गए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है ताबिश हुसैन। शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस में जो उथल पुथल मची हुई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का जो है आखिरी दिन है। लंबे वक्त तक हम देख रहे हैं किस तरह से यहां पर सियासी तूफान अंदर खाते मचा हुआ है। अब 1-2 नाम फिर से रेस में पुख्ता तौर पर सामने आए हैं। पहले शशि थरूर को हम देखते आए कि नाम उनका चला, फिर दूसरा दिग्विजय सिंह भी आया और आज ये दोनों ही नेता अपना नामांकन भरेंगे। और इस बीच यहाँ पर एक और नाम भी सामने आ रहा है, ताबिश, मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी बिल्कुल, ये तीसरा नाम शामिल हो गया यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो अपना नामांकन आज भरेंगे। और इसके अलावा भी चर्चा है कि और भी नाम जो है यहाँ पर सामने आ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर तक जो है ये साफ हो जाएगा कि कितने लोग इस अध्यक्ष पद की रेस में जो है वो शामिल होंगे। और इससे पहले आपको बताएं, कल दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के घर पर इसको लेकर बड़ी गहमागहमी रही। दिन भर मेल मुलाकातों का दौर यहां पर जारी रहा। अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत का पत्ता साफ हो गया और इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो आई कि इस रेस में और भी नाम शामिल हो सकते हैं। अभी फिलहाल 3 लोग जो हैं आज अपना नामांकन भरेंगे, ये बात सामने आई है, जिसमें शशि थरूर हैं, दिग्विजय सिंह हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आज नामांकन भरेंगे। जब मुझसे पूछा गया श्रीनिवास जैन साहब ने कि आप अशोक गहलोत को पसंद करते हैं या शशि थरूर को पसंद करते हैं, अब ये बात ऐसा कि दोनों हमारे मित्र हैं, मैं किसके पक्ष में बोलता। तो इसलिए मैंने कहा कि इससे निकलना कैसा चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मैं क्या बुरा हूँ। तो आप तो बहुत अच्छे निकले, आज आप फॉर्म भी ले आए। जी, अब जब मैदान साफ है तो उसमें मैंने कहा मैं भी उसमें अपना पक्ष रखता हूँ। आपको क्या लगता है, आपको अपना नाम इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत का मामला जो है वो गड़बड़ हो गया राजस्थान की वजह से? आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कहीं उसकी वो बात नहीं है।
अब नहीं, पहले तभी आपने मजाक की बात की और अब आप सीरियस हो गए। ये बात ये है, जब मैंने देखा कि इसमें हो सकता है कि अशोक गहलोत चुनाव न लड़े, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपना दावा पेश कर दूं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं जानकारी के लिए ज्यादा। हिमांशु, एक तो बताइए कब ये अपना पर्चा दाखिल करेंगे? 3 नाम अब यहाँ पर लिस्ट में है और यहाँ पर आलाकमान की पसंद इनमें से कौन है? देखिए, शशि थरूर के बारे में खबर वो 12:15 बजे के आसपास कांग्रेस दफ्तर आएंगे। जो भी औपचारिकताएं हैं उसके बाद वो अपना नामांकन भरेंगे। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, उन्हें कल देर रात को ये कंफर्म किया गया है कि वो भी एक मानता हूं कि जैसा उन्होंने स्वयं कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि आप आज 30 तारीख को लगभग इंतजार कीजिए 11-12 बजे तक और तभी पूरी बात स्पष्ट होगी। नामांकन भरने कितने बजे जाएंगे? जी देखिए, मैंने हमेशा ये बात हम सब ने हमेशा मानी है कि आज जो कोई भी दिग्विजय सिंह जी है वो पूरा आशीर्वाद रहा है नेहरू गांधी परिवार का। उनको 77 में पहली बार टिकट मिला, कांग्रेस से विधायक बने, मंत्री बने सन 80 में, पीसीसी अध्यक्ष बने, 84 में सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सांसद 2 बार रहे, महामंत्री रहे एआईसीसी में। तो ये जो पूरा उनको मौका मिला वो दिया गया गांधी परिवार के द्वारा, नेहरू गांधी फैमिली के द्वारा। वो उसी जो विचारधारा है उसके लिए प्रतिबद्ध है हर तरीके से। लेकिन जो भी फैसला आगे होगा वो उन पर निर्भर है। कोई जिम्मेदार आज आप लोग फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? क्योंकि 12 बजे तक आप इंतजार करने के लिए कह रहे हैं और वहां से जैसा मैंने कहा, इसका सबसे उचित उत्तर स्वयं दिग्विजय सिंह जी दे पाएंगे। अच्छा, एक गांधी होने के नाते उसी पार्टी की, क्या आपको लगता है जितना अनुभव उन्हें है उस अनुभव के आधार पर उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के ही विधायक होने के नाते मेरी सोच ये है, जो भी जीत के आएगा वो तो कांग्रेस का ही होगा। तो यहाँ पर हिमांशु हमारे सहयोगी बने हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जो है उनको आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे थे कि काफी लंबे अरसे से यहाँ पर जुड़े रहे हैं कांग्रेस में उनके पिता। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, आप अपनी बात को कंप्लीट करें, किस तरह से अब ये पूरा चुनाव होने जा रहा है? देखिए, आज खबर है कि 12:15 बजे के आसपास शशि थरूर, जिन्होंने सबसे पहले नामांकन पेपर लिया था, वो अपना नामांकन भरने कांग्रेस मुख्यालय आएंगे और 1 बजे के आसपास शशि थरूर अपना नामांकन पेपर भरेंगे। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है, देर रात को ही उन्होंने ये तय किया है कि वो ये चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अभी तक नामांकन पेपर नहीं दिया है। उनके नामांकन पेपर बैंगलोर से आएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि वो बैंगलोर से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, वो कर्नाटक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, करीब 5 दशक से कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं। तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स के सेट हैं वो बैंगलोर से यहाँ जब पहुंचेंगे तब मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस मुख्यालय आएंगे और अपना पर्चा भरेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो चल रहा है, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो है उदयपुर सम्मेलन में जो तय हुआ था 1 मैन 1 पोस्ट, तो क्या राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे में उन्हें उस पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का एहसास है और वो लगातार ये सवाल उठाते भी रहे हैं कि 1 पर्सन 1 पोस्ट का जो सिद्धांत कांग्रेस ने तय किया था उदयपुर रेजोल्यूशन में, उससे वो भी कटिबद्ध हैं और सभी पार्टी के नेताओं को भी कटिबद्ध होना चाहिए। और अगर निश्चित तौर पर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुने जाते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना होगा, वो पद छोड़ना होगा और कांग्रेस हाईकमान को फिर एक नया विपक्ष का नेता वहां पर नियुक्त करना होगा। लेकिन फिलहाल त्रिकोणीय आप कह सकते हैं 3 महत्वपूर्ण नेता अपना नामांकन आज भरेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखिए इस पूरे प्रकरण में यह है कि 8 अक्टूबर तक अपने नॉमिनेशन पेपर्स को विड्रॉ करने की डेडलाइन है। यानी आज जो नेता अपना नामांकन पेपर भरेंगे, अगर वो चुनाव से अपने आप को अलग करना चाहते हैं तो वो 8 अक्टूबर तक उनके पास वक्त होगा। यानी आज के बाद 8 दिन का वक्त उनके पास होगा। अगर उनको अगले 8 दिन में लगता है कि वो जो अपने स्तर पर कैंपेनिंग करेंगे और बाकी नेताओं से बातचीत करेंगे और समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि वो एक मजबूत अब दावा पेश नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास एक विकल्प होगा कि वो अपना नामांकन
वापस ले लें। वो तारीख 8 अक्टूबर की है। यानी और अगर दावेदारी हम यहाँ पर देखें हिमांशु, तो अब 3 नाम तो यहाँ पर आगे आ चुके हैं। एक G20 ग्रुप की भी बैठक होनी है, ये भी खबर आ रही थी, वहां से भी एक नाम आ सकता है क्या? देखिए, शशि थरूर G23 गुट के नेता रहे हैं और इस लगातार वो कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराने के पक्षधर रहे हैं और कई बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया है कि सार्वजनिक के लोकतांत्रिक तरीके से नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। वो खुद अपना नामांकन भर रहे हैं और मनीष तिवारी के भी नामांकन भरने को लेकर चर्चा 2-3 दिन से चल रही है। लेकिन मुझे लगता है तबिश देखिए, बड़ी तस्वीर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वो 8 तारीख को सामने आएगी, जब अगर ये 3 नेता जो आज वहां पर चुनाव में अपना पर्चा भरते हैं, अगर वो 8 तारीख तक अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अगर इनमें से कोई एक ये फैसला करता है कि वो जो जरूरी समर्थन है वो जुटाने की स्थिति में नहीं है, तो वो अपना नामांकन वापस भी ले सकता है। तो वो एक ऑप्शन होगा उनके पास। पर 8 अक्टूबर को बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए क्या चुनाव होगा या नहीं होगा, और अगर चुनाव होगा तो कौन किन किन नेताओं के बीच में। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो 8 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि 8 तारीख नॉमिनेशन जो भी लोग भर रहे हैं उनको वापस लेने की वो तारीख है कि अगर वो चाहें तो पर्चा दाखिल करने के बाद अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। आज वो तारीख है जब नॉमिनेशन आज फाइल कर देना है। ये 3 नाम फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको लेकर फिलहाल रेस में ये 3 नाम नजर आ रहे हैं। तो आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, उसके बाद 8 तारीख जो है वो विड्रॉल की आखिरी तारीख है और इलेक्शन जो है 17 को होगा। अगर 2 लोग होंगे, उससे ज्यादा लोग यहां पर होंगे दावेदार, और इसके जो नतीजे आएंगे वो 19 तारीख को आने हैं। लेकिन आप देखिए, इस अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते राजस्थान का जो कांग्रेस है वहां पर संकट जो है वो रोज नए मोड़ ले रहा है। राजस्थान में कांग्रेस में चल रहे संकट के बीच कल सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि राजस्थान घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने अपनी भावनाओं को सामने रखा है। कल सोनिया गांधी से मुलाकात की थी सचिन पायलट ने, और यहाँ पर 2023 के चुनाव में मिलकर हम काम करेंगे। मुलाकात के बाद जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तब ये बात कही और कहा कि इससे पहले ये भी बता दें आपको कि इससे पहले अशोक गहलोत भी सोनिया गांधी से कल मुलाकात कर चुके हैं। 1.5 घंटे के आसपास वो मुलाकात हुई थी, जिसके बाद जो कुछ जयपुर में हुआ उसके लिए अशोक गहलोत ने बताया कि वो शर्मिंदा है। उन्होंने सोनिया गांधी से इसके लिए माफी भी मांगी। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और घटनाक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, तो मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है, दुर्भाग्य से उस पर ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। और वहीं इस मीटिंग के बाद जो सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच मीटिंग हुई थी, उस दौरान केसी वेणुगोपाल भी वहां पर थे और उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद कहा कि 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के जो सीएम हैं उसको लेकर भी फैसला करेंगे। Rahul Gandhi endorsing Mr. Digvijay Singh? Gandhi supporting any candidate president? No, that we already told. Congress president is going to be a neutral in this election. Yeah.
Let us wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. Mr. Ashok Gehlot said that he is taking moral responsibility, he is not contesting. Yeah. Is there a possibility now Mr. Ashok Gehlot continuing as Chief Minister of the state, or because he is left it to Congress President? That decision Congress person will take within 1 or 2 days. So there is a possibility of him resigning before that? No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. Okay. हाल ही में पटना का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर छात्राओं के सवाल का अजीबोगरीब जवाब देती हुई नजर आई। अब इस मामले में महिला अधिकारी ने खेद व्यक्त किया है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में संज्ञान ले लिया है। जिन छात्राओं ने महिला अधिकारी से सवाल किए, उन छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। आज हमको सुबह ही यहाँ कार्यक्रम के पहले पता चला कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वहाँ उपस्थित कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को बुरा लगा है। वही हमने कहा कि तुरंत इसके बारे में जानकारी ली है और तत्काल हमने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं। महिलाओं के लिए एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर आपने नीतीश कुमार को सुना जो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। वहीं महिला आईएएस अधिकारी ने अपने दिए हुए बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने लिखा है कि मेरे कुछ शब्दों को आपत्तिजनक माना गया, कई समाचारों में मेरा बयान प्रकाशित किया गया, मेरा उद्देश्य निर्भरता की बेड़ी को तोड़ना था। साथ ही ये भी लिखा कि मेरा उद्देश्य था छात्राओं को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर छात्राओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करती हूं। Sir, Mr. Kharge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. From the beginning, I've said the more candidates, the better. So what about Mr. Mukul Wasnik? If he comes into the battle, how does he also? These are all very good, experienced, loyal Congress people. It will be fine. Thank you. Thank you. What about the numbers, sir? What about the numbers? We have those numbers. Those numbers are coming from nomination forms, as you will see, have been signed by people from 12 states. Right. तो यहाँ शशि थरूर को आपने देखा जो कि आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो कांग्रेस का होना है उसमें। और जब बाकी नामों के बारे में उनसे पूछा गया जो चर्चा में है तो उन्होंने कहा कि सब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और अच्छा रहेगा वो यहाँ पर चुनाव में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जहां चीफ प्रॉक्टर के साथ हाथापाई हुई है। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर हर्ष कुमार के साथ छात्रों ने यहां पर धक्का मुक्की की। पुलिस ने चीफ प्रॉक्टर को जो है छात्रों के बीच से कैसे तैसे बाहर निकाला। दरअसल यहाँ पर छात्र जो हैं वो फीस में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने छात्रों और विश्वविद्यालय में यहाँ पर समझौता कराया था जिसको लेकर ये बातचीत यहाँ पर होनी थी, लेकिन कुछ छात्रों को यहाँ पर शामिल नहीं करने को लेकर बात बिगड़ी और छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच आमने सामने जो बातचीत ये होनी थी उसमें हंगामा हो गया। हंगामे के बाद नॉर्थ हॉल में आयोजित बैठक को स्थगित किया गया और बैठक में कोई छात्र को शामिल नहीं किया गया जिसको लेकर यह हंगामा हुआ। फीस बढ़ोतरी को लेकर यहां पर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में जामिया नगर के होली फैमिली अस्पताल में कल रात करीब 9 बजे सरेआम फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में एक छात्र घायल हो गया है जिसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये छात्र अपने घायल साथी को देखने के लिए होली क्रॉस हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां दूसरे गुट के छात्रों ने उन पर हमला किया। इससे पहले जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था जिसमें घायल छात्र होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम पूरे मामले की अब जांच कर रही है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं मालेगांव बम धमाके की। साल 2008 में बम धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस पूरे मामले की जांच हुई, 12 आरोपी पकड़े गए, उनमें से 5 छूट भी गए, 7 पर मुकदमा चल रहा है, 2 फरार है, लेकिन मुकदमा अब भी खत्म नहीं हुआ है। धमाके को हुए 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित और आरोपी दोनों के लिए न्याय का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। और ये तब हो रहा है जब हम पीएफआई पर कार्रवाई कर रहे हैं और यहां अदालत में एक धमाके का केस अब भी खींचा जा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। मालेगांव 2008 बम धमाके का आरोपी क्रमांक 5 नाम है समीर कुलकर्णी। बम धमाके की साजिश में शामिल होने के आरोपी समीर कुलकर्णी रोज मुकदमे की तारीख पर पुणे से मुंबई आते हैं, लेकिन मिलती है सिर्फ तारीख। 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। 14 साल बाद 29 सितंबर 2022 को फिर एक बार तारीख मिली, क्योंकि जिन 2 गवाहों का बयान होना था वो नहीं आए। व्यवस्था से निराश और नाराज समीर कुलकर्णी ने अदालत के बाहर काली पट्टी लगाकर अपना विरोध दर्ज किया। 14 वर्ष जिन्होंने अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, जिन्होंने गुनहगारों को बचाने में ही अपना योगदान दिया, इस न्यायालय का विश्वासघात किया और 14 साल मुकदमा जिन्होंने रखा, जो जिम्मेदार है, उनका धिक्कार करने के लिए, उनका निषेध करने के लिए आज मैंने ये स्वयं काला बैंड अपने हाथ के ऊपर बांधा है। मालेगांव 2008 बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 जख्मी हुए थे। एटीएस ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मालेगांव बम धमाके के बाद ही देश में भगवा आतंकवाद का आरोप लगा। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दे दी गई। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 6 को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अदालत ने साध्वी को बरी करने से इनकार कर आरोपी बनाए रखा। साध्वी अब भोपाल से सांसद बन चुकी हैं, लेकिन मुकदमा अब भी जारी है। इस दौरान 3 एजेंसियां बदल चुकी हैं, 4 जज बदल चुके हैं। अब तक 272 गांवों के बयान दर्ज हुए हैं, जिनमें से 26 अपने पुराने बयान से मुकर चुके हैं। अदालत उन्हें होस्टाइल घोषित कर चुकी है। अभी तकरीबन 200 गांवों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है कि मुकदमा जल्द खत्म किया जाए, लेकिन गवाहों के ना मिलने या नहीं आने से अक्सर सुनवाई टलती रहती है। पिछले दिनों एक एटीएस अफसर के नहीं आने पर अदालत को उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी करना पड़ा। बार बार की तारीख से त्रस्त पीड़ित परिवार के वकील कोर्ट में कह चुके हैं कि उन्हें न्याय की उम्मीद अब खत्म होती लग रही है। मैंने कल भी कोर्ट में जज साहब को कहा कि हम होप लूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से ट्रायल चल रही है तो किसी को पता नहीं कि ट्रायल कब खत्म होगा। प्रोसिक्यूशन का ठीक है, वो चाहते हैं पूरे विटनेस एग्जामिन करें, हमको नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन है, पर जितनी जल्दी सके उतनी जल्दी बुलाना चाहिए। कोर्ट समन निकालती है, 4-4 बार समन जाता है, वारंट निकलता है, उसके बाद भी गवाह नहीं आते। एनआईए के गवाह भी नहीं आ रहे, एटीएस के गवाह भी नहीं आ रहे। ये ऐसे कब तक चलेगा? 14 साल हो गए, लोग मर गए इंसाफ के इंतजार में, कुछ लोग की उम्मीदें खत्म हो गई। इवन एज ए लॉयर मैं भी होप खोते जा रहा हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब ये कि न्याय अगर समय से नहीं मिला और उसमें देरी हुई तो उस न्याय की भी कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। मालेगांव 2008 बम धमाके के आरोपियों और पीड़ितों के साथ भी यही हो रहा है। एजेंसी बदली, अदालत बदली, जज भी बदले, लेकिन नहीं बदला तो व्यवस्था का रवैया। नतीजा यह है कि आज 14 साल बाद भी न्याय का इंतजार है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त तो चला है टॉप 5 खबरें आपको बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख, जारी है सियासी खेल। दूसरी खबर, क्या राजस्थान से कटेगा अशोक गहलोत का पत्ता, जल्द फैसला। तीसरी खबर पटना से, जहां महिला आईएएस के बिगड़े बोल पर हुई किरकिरी, मांगी माफी। चौथी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आया और कहा कि सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। पांचवी और आखिरी खबर क्रिकेट जगत से, जहां T20 वर्ल्ड कप में भारत को झटका, चोटिल बुमराह बाहर।